स्टूडेंट्स, मैं विकास गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाटिका। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस, जो कि हम लोग क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट में भी हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? हिंदी में बोले तो युग्मक जनन। युग्मक जनन, जहां पर शब्द जनन का आ जाता है उसका मतलब होता है निर्माण, यानी वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत युग्मक का निर्माण होगा उसे हम लोग युग्मक जनन कहेंगे। That means the formation of gamete is called gametogenesis. It's a very simple, बहुत ही आसान है युग्मक जनन। अब ये युग्मक जनन जो है वो दो टाइप का होता है। युग्मक जनन के अंतर्गत बन क्या रहा है इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज बात। अगर युग्मक नर में बन रहा है तो उसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं, और यदि युग्मक मादा में बन रहा है तो उसे हम लोग अंडाणु कहते हैं। शुक्राणु जो है उसके बनने की क्रिया को हम लोग शुक्र जनन कहते हैं, यानी द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म इनसाइड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट मींस द टेस्टिस, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। यदि शुक्राणु का निर्माण प्राथमिक जनन अंग यानी वृषण में हो रहा है तो उस क्रिया को हम लोग शुक्र जनन कहते हैं, और अगर अंडाणु का निर्माण मादा जनन तंत्र के अंडाशय में हो रहा है तो उसे हम लोग अंड जनन कहते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, यानी शुक्र जनन। शुक्राणु बनता कैसे है? शुक्र जनन को समझने से पहले अपने को एक डायग्राम समझना पड़ेगा। देखिए, ये जो यहां पर डायग्राम है बनाया रहा, ये आपका टेस्टिस का डायग्राम है। टेस्टिस जो है, इस टेस्टिस को अगर हम टीएस फॉर्म में काटने का दो फॉर्म होता है, एक आपका एलएस होता है, दूसरा आपका टीएस होता है। यदि किसी ऑर्गन को लंबे से काटे तो उसे हम लोग कहते हैं एलएस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, और यदि बीच से काटे तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। तो अभी हम लोग टीएस काटे हैं और इसका हिस्टोलॉजी देखेंगे, अंदर का एनाटॉमी देखेंगे। देखिए, ये अंदर जो आपका चैम्बर दिख रहा है, ये चैम्बर कहलाता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। शुक्र जनन नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहलाते हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंतर्गत दो टाइप का सेल होता है। एक होता है प्राइमोडियल जर्म सेल, जो कि शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है, और दूसरा होता है सर्टोली सेल, जो कि बने हुए शुक्राणु को पोषण देता है। यहां पर जब हम इस टेस्टिस को माइक्रोस्कोप से देखें तब अपने को क्या दिखाई दिया कि ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर ये जो इंटरनल जो लेयर आपको दिख रहा है, ये वाला छोटा छोटा सेल, जो कि कहला रहा है स्पर्मेटोगोनिया। इसी स्पर्मेटोगोनिया में सेल डिवीजन होगा और तब वो लास्टली बनेगा स्पर्म, और ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देगा कौन? तो इस स्पर्मेटोगोनिया के बीच में पाया जाने वाला कॉलमर एपिथेलियम, जिसका नाम है सर्टोली सेल। ये लंबा सा जो सेल है जो कहलाता है सर्टोली सेल, यही सर्टोली सेल शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन देगा। अब देखिए, ये शुक्राणु बनेगा कैसे? शुक्राणु बनने के लिए हम लोग प्रीवियस वीडियो में अगर आप लोग जाइएगा तो प्रीवियस लेक्चर में आप देखे होंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन कौन सा था? तो आपको याद होगा एफएसएच और एलएच। जैसे ही पिट्यूटरी का एफएसएच और एलएच मेल के बॉडी में यानी ब्लड में जाता है और ब्लड के थ्रू टेस्टिस में जाता है, और वहां पर जैसी वो जाता है तो सर्टोली सेल और साथ ही साथ बाहर वाले सेल को हम लोग क्या कह रहे थे? लिडिक सेल पे एक्ट करता है। तब जाकर के टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, ये सेक्स हार्मोन है, ये सेक्स हार्मोन जैसे ही शरीर में बनेगा, टेस्टोस्टेरोन जैसे शरीर में बनेगा, तब जाकर के शुक्र जनन की क्रिया प्रारंभ होगी। अब इस शुक्र जनन में कैसे शुक्राणु बनता है, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के बेसिस पे हम लोग आज समझेंगे कि कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु जो बनता है, शुक्राणु बनने में मुख्य रूप से दो चरण आते हैं। एक का नाम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, यानी स्पर्मेटिड्स का निर्माण। पहले स्टेप का नाम है स्पर्मेटिड्स बनेगा, और दूसरे चरण का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा। तो दो स्टेप में ये कंप्लीट होगा आपका शुक्रजनन का प्रोसेस। अब देखिए, ये शुक्रजनन के प्रोसेस को हम लोग स्मूथली समझेंगे कैसे।
सबसे पहले अपन लोग देख रहे हैं यहां पर प्राइमरी जर्म सेल, जिसे हम प्राइमोडियल जर्म सेल, जिसे हम लोग जर्मिनल इपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। ये जर्मिनल इपिथेलियम जो है, इसमें एक सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन, समसूत्री। समसूत्री के बारे में आप जानते होंगे, वैसी कोशिका विभाजन जिससे बनने वाली कोशिका में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। तो जैसे यहां पर देखिए, इसमें गुणसूत्र 2n है, तो इसमें भी गुणसूत्र क्या है 2n। दैट मींस कि अगर एग्जांपल बेसिस पे देखें तो इसमें यदि गुणसूत्र की संख्या 46 है, तो इसमें भी आपकी गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 46 ही होगी, न बढ़ेगी न घटेगी, समान रहेगी, इसलिए इसका नाम है समसूत्री। माइटोसिस, जैसे इसमें माइटोसिस हुआ तो नंबर ऑफ सेल यानी कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी। इस बढ़ने के स्टेप को कहते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज। ये प्राइमोडियल जर्म सेल में समसूत्री विभाजन हुआ, जिससे स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हुआ, यानी कोशिकाओं की संख्या बढ़ गई। इस बढ़ने के फेज को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी गुणन अवस्था। गुणन अवस्था, ये गुणन अवस्था किसके अंतर्गत चल रहा है, ये अभी इसके अंतर्गत चल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स जो कि 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला जो होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोले तो गुणन अवस्था। दूसरा जो होता है वो होता है ग्रोथ फेज, वृद्धि अवस्था। और तीसरा जो होता है वो कहलाता है आपका मैच्योरेशन फेज। परिपक्वन अवस्था। तो 3 चरण में स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो रहा होता है। अब ये तीनों स्टेप हम लोग यहां पर सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात किए कि प्राइमोडियल जर्म सेल जो है, इस प्राइमोडियल जर्म सेल में समसूत्री विभाजन हुआ तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ गई। ये बढ़ी हुई जो कोशिकाओं की संख्या है, ये क्या कहलाती है, स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है। तो कोशिका की संख्या बढ़ी मतलब कि मल्टीप्लाई हुआ, तो ये अवस्था कहलाएगा गुणन अवस्था। यानी यहां से यहां तक का जो स्टेप है वो क्या कहलाएगा, अपना मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके बाद ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर अब न्यूट्रिटिव मटेरियल जितने भी होते हैं, वो न्यूट्रिटिव मटेरियल का मात्रा बढ़ने लगता है, जिसके कारण इस कोशिका का साइज बढ़ जाता है, कोशिका का आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ता है तो इस स्टेप को हम लोग कहते हैं, यहां जब आकार बढ़ गया तो वृद्धि, बढ़ने को क्या कहेंगे अपन लोग, वृद्धि। यानी सेकंड स्टेप कौन सा होगा, ग्रोथ फेज। उसके बाद ये जो बढ़ी हुई कोशिका है, इसका नाम क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी तक कोई कोशिका विभाजन नहीं हुआ है, यहां पर पहली बार कोशिका विभाजन समसूत्री हुआ, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया बना, स्पर्मेटोगोनिया फिर डेवलप हुआ, उसका साइज बढ़ा तो नाम चेंज हो गया। क्या नाम उसका हो गया, स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, एक बंटवारा होता है। कौन सा बंटवारा होगा, मियोसिस। आप लोग बखूबी मियोसिस के बारे में जानते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है वो 2 चरणों में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। अर्धसूत्री प्रथम की क्रिया जब होती है तो उसके द्वारा जो बनी हुई कोशिका है, नाम ही है अर्धसूत्री। अर्ध का मतलब आधा, यानी वैसी कोशिका विभाजन जिसके द्वारा नई कोशिका बनी और उस कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई। यहां पर जैसे ही मियोसिस फर्स्ट का प्रोसेस हुआ तो इससे 2 कोशिकाएं बनी और दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी। जैसे कि हम शुरू में बताया कि अगर इसमें 46 तो समसूत्री के बाद इसमें भी कितना रहा था, 46 ही रहा था, इसमें भी कितना रहेगा भैया, 46 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही अर्धसूत्री प्रथम होगा, देन यहां पर गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 23, यानी n। अब जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हुआ, यानी जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट का प्रोसेस हुआ, देन क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर एक प्रोसेस हुआ,
जिसे हम लोग कहते हैं मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड जो है बिल्कुल समसूत्री की तरह होता है, यानी इसमें जितना पहले वाली कोशिका में गुणसूत्र उतना बाद वाली कोशिका में गुणसूत्र, यानी इसमें 46 था तो इसमें भी 46, यहां पर पहले वाली कोशिका में कितना भी 23 है, और मियोसिस सेकंड हुआ तो बनने वाली कोशिका में भी कितनी रहेगी 23 ही होगी, क्योंकि ये एज लाइक माइटोसिस की तरह ही होता है मियोसिस सेकंड। तो ये बना आपका स्पर्मेटिड्स। कितना बना स्पर्मेटिड्स? 4 स्पर्मेटिड्स बना। तो ये स्पर्मेटिड्स बनने का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। यहां तक जो स्पर्मेटिड्स बना, ये स्पर्मेटिड्स बनने के दौरान हम लोग देखे 3 अवस्था, पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, और तीसरा ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर के स्पर्मेटिड्स बनने का जो प्रोसेस है, जिसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड का स्टेप जा रहा है, ये कहलाता है आपका मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज यानी शुक्राणु शुक्राणु जनन की जो क्रिया है उसमें पहला जो स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ये 3 चरणों में कंप्लीट हुआ, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। अब ये स्पर्मेटिड तो बन गया है। अब जो स्पर्मेटिड बना है तो स्पर्मेटिड शुक्राणु नहीं है, स्पर्मेटिड एक कोशिका है जो कि बाद में शुक्राणु में तब्दील होगा, यानी उसका रूपांतरण होगा, मॉडिफिकेशन होगा, उसके रूप में बदलाव होगा, जिसे हम लोग कायांतरण भी कह सकते हैं। कायांतरण यानी काय का मतलब शरीर, अंतरण का मतलब बदलाव, यानी इसके रूप में बदलाव होगा। ये अगर एक कोशिका को हम एक स्पर्मेटिड्स को यहां पर लेकर के दिखाए, देखिए ये एक स्पर्मेटिड्स है। अब इस स्पर्मेटिड्स में होता क्या है? इस स्पर्मेटिड्स यानी कोशिका है, सेल है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी होगा, सारा चीज इसमें अवेलेबल है। जो एक नॉर्मल सा सेल में होता है वो सारा चीज इसमें अवेलेबल है। अब क्या होता है कि ये कोशिका में अगला हिस्सा थोड़ा फैल जाता है और ये जो सेंटर बीच में है वो थोड़ा आगे चला जाता है। ये जो न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है, वो थोड़ा आगे चला जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर गोल्गी बॉडी जो होता है, वो गोल्गी बॉडी एक जगह पर, गोल्गी बॉडी का जो वैक्यूल्स है वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होकर के यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि कहलाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम कहलाता है। और आपको पता होगा कि एनिमल सेल में एक खास सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। वो सेंट्रियोल यहां पर चला जाता है, इस एरिया को हम लोग नेक कहते हैं। और फिर लास्टली इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा संरचना में बदलेगा जो कि टेल कहलाएगा। यानी ये कोशिका जो है वो अपने रूप में बदलाव करा, तब जाके शुक्राणु बना। तो ये स्पर्मेटिड्स में कायांतरण की क्रिया हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, तब जाके स्पर्म बना। और इतने से प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मिनोजेनेसिस। यानी हम देख पा रहे हैं कि स्पर्मेटिड्स के बाद स्पर्म कैसे बना। तो ये जो स्पर्म बना, इस स्पर्म को हम अगर जूम करके देखना चाहे तो यहां पर देख सकते हैं, इमेज बनाया गया है स्पर्म का। इस स्पर्म में आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल यही जो सेल है, इसी सेल से बना स्पर्म, और इसी स्पर्म को हम लोग थोड़ा जूम करके देख रहे हैं। ये स्पर्म जो है वो 4 सेक्शन में बटा हुआ है, हेड, नेक, मिडिल पीस और एंड पीस। अगर इस पूरे स्पर्म के लेंथ को देखा जाए तो अप्रॉक्स स्पर्म का लंबाई जो है वो 60 माइक्रोमीटर होता है। ये स्पर्म की लंबाई जो है, शुक्राणु की लंबाई 60 माइक्रोमीटर होती है, जो कि 4 भागों में बटी हुई होती है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड एंड पीस। ये हेड जो है, इस हेड में पाया क्या क्या जाता है? तो हेड में एक होगा बड़ा सा न्यूक्लियस, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? एन बोले तो 23। बहुत बार पूछा गया है शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर देख चुके हैं 23 कैसे होगा। यहाँ पर ये स्पर्मेटिड्स ही तो कन्वर्ट हुआ स्पर्म में, इसमें कोई सेल डिवीजन तो नहीं हुआ। ये स्पर्मेटिड्स है, इसी में कायांतरण का प्रोसेस हुआ, रूपांतरण हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, और ये मॉडिफाइड होकर स्पर्म बनाया। तो जितना इसमें क्रोमोसोम होगा उतना ही इसमें क्रोमोसोम होगा, इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? 23 होगा। इसलिए स्पर्म जो होता है वो हैप्लोइड होता है, अगुणित होता है। अब जो है इस न्यूक्लियस के ऊपर देखेंगे तो गोल्गी बॉडी का बदला हुआ रूप जो कि कहलाता है एक्रोसोम।
आपको विशेष जानकारी एक्रोसोम के बारे में दे दें। एक्रोसोम जो है वो एक खास टाइप का एंजाइम का सिक्रेशन करता है जिसे हम लोग कहते हैं स्पर्म लाइसिन, और इस स्पर्म लाइसिन का मेन कंपोनेंट है हेल्यूरोनाइडेज। और ये हेल्यूरोनाइडेज कब निकलता है? जब ये मान लीजिए कि ये ओवम है, अंडाणु, और शुक्राणु जब गया अंडाणु से मिलन करने, तो इस अंडाणु को भेदित करने के लिए, इस अंडाणु को छेद करके अपने केंद्र को अंदर डालने के लिए यहां से एक एंजाइम निकालता है हेल्यूरोनाइडेज। जैसे ही हेल्यूरोनाइडेज निकलेगा तब ये ओवम का जो वॉल है वो ब्रेक होगा, तब ये शुक्राणु का केंद्रक अंदर की ओर प्रवेश करेगा। तो अंदर शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु में जाने के लिए क्या करता है? उसे भेदित करता है, उसे छेद करता है, और छेद करने के लिए एक एंजाइम का स्राव करता है, सिक्रीशन करता है। वो एंजाइम कौन सा है? हेल्यूरोनाइडेज। तो एक्रोसोम का काम देख लिए, न्यूक्लियस देख लिए, इसके अंदर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड क्या कहला रहा है? अपना साइटोप्लाज्म है। अभी अभी बात की नेक में क्या मिलेगा? तो नेक में मिलेगा सेंट्रियोल। नेक रीजन में पाया जा रहा होता है स्पर्म के, और ये नेक रीजन में सेंट्रियोल दो होता है, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहलाता है, दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल कहलाता है। सेंट्रियोल हालांकि आपके शुक्राणु की में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये शुक्राणु में इसलिए होता है ताकि ये अंडाणु को दे सके। जिस प्रकार से मान लीजिए कि ये ए नाम का कोई लड़का और बी नाम की कोई लड़की है, तो ये लड़का अगर लड़की से मिलने जा रहा है देन कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेके जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहां से ये स्पर्म ओवम से जब मिलने जाता है तब ये गिफ्ट लेकर जाता है। इस गिफ्ट की क्या आवश्यकता है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैं आगे बताऊंगा जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन, दैट मींस द फर्टिलाइजेशन जब चलेगा टॉपिक, तब आपको इसके बारे में बताया जाएगा। अभी जो हम लोग देखेंगे ये डिस्टल जो सेंट्रियोल आप देख पा रहे हो, डिस्टल सेंट्रियोल से दूरस्थ तारक काय, सेंट्रियोल को हिंदी में कहते हैं तारक काय, तो दूरस्थ तारक काय जो है उससे एक फिलामेंट निकलता है, एक्सियल फिलामेंट, जो कि नीचे तक जाता है, टेल तक जाता है, और इस एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ राउंड होता है, यानी स्पाइरल घुमा हुआ होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, और ये रीजन कहलाता है मिडिल पीस। बहुत बार पूछा गया सवाल है कि स्पर्म के मिडिल पीस में कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। स्पर्म के मिडिल पीस में कौन सा सेल ऑर्गेनल? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कौन से रीजन में होता है? मिडिल पीस में होता है। और इस मिडिल पीस के नीचे अगर देखें तो एक सब लंबा सा सबसे बड़ा पार्ट, ये स्पर्म का सबसे बड़ा पार्ट और बहुत पतला पार्ट जो कि कहलाता है टेल। और ये टेल का मेन काम होता है कि इसके मूवमेंट में हेल्प करेगा, डायरेक्शन देगा, स्पर्म को आगे की ओर मूव करेगा। और स्पर्म जब बाहर निकलता है तो इसकी गति होती है 3 माइक्रोमीटर पर मिनट के हिसाब से ये चलता है, आगे की ओर मूव करता है। तो ये स्पर्म के स्ट्रक्चर को हम लोग देखे, यहां पर स्पर्म किस तरीके से बना ये देखे, तो स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम लोग आज सीख पाए हैं कि किस तरीके से स्पर्म बना है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो जो है वो अंडाणु के निर्माण को लेकर होगा, अंडाणु कैसे बनेगा, अंड जनन की क्रिया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नए व्यूअर जो हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।